हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस सीरीज के साथ। और इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के कंटेंट को, उसके कॉन्सेप्ट्स को टू द पॉइंट लगातार डिस्कस करते हैं ताकि साइंस का कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। और अभ्यर्थियों के लिए ये सेशन बहुत उपयोगी है जो सीटेट एग्जाम, बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स या यूपी टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग सुपर टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, या फिर रीट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको साइंस पढ़ना है, तो ये सेशन आप ही के लिए है। ये ना केवल टीचिंग एग्जाम्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या कोई एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट वाला साइंस, तो ये सेशन आप सबके लिए, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी तो सदाबहार है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं ना फिर आगे। अभी बात क्या कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक को डिकोड कर रहे हैं। पहला ही चैप्टर है ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये इसका दूसरा पार्ट है। एक पार्ट ऑलरेडी इसको डिलीवर किया जा चुका है, इसी चैनल पे है, जाके जरूर देखिए, नहीं देखा है तो जरूर देखिए टाइम निकाल के। और आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पार्ट 2 की बात करेंगे। अगर आज समाप्त हो गया ये टॉपिक तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बड़ा है, तो अगर छोटा चैप्टर होगा तो 2 पार्ट, बड़ा चैप्टर होगा तो 3 पार्ट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा आज ही ये खत्म हो जाए, देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन अभ्यर्थियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो नए हैं, जो इस चैनल पे नए आए हैं और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये चैनल के लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है। तो जिन्होंने कर लिया है थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी थैंक यू, क्योंकि वो करेंगे, सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे थे ना, कि जो साइंस है, खेती जिसको हम लोग कहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, फसल उत्पादन जिसको कहते हैं, ये पूरा साइंस है। इसके लिए पहली चीज है मिट्टी तैयार करना, ये तो हमने पढ़ लिया था पहले क्लास में, ठीक है ना, डन है। तो यही अभी पढ़ रहे हैं, मिट्टी तैयार करना डन है। अभी दूसरे, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते तो थोड़ा टाइम भी लगा था, लेकिन बाकी भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी बुआई की बात कर लें। अब मिट्टी में बीज बोओगे ना आप, बीज अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, और उसके लिए भी अपने आप में कॉन्सेप्ट है। सो बुआई अगला टारगेट है, मतलब दूसरा स्टेप है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, सोइंग, बुआई। तो बुआई फसल उत्पादन का भी दूसरा, मतलब काफी महत्वपूर्ण चरण है। जैसे मिट्टी तैयार करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। बोने से पहले, किसी बीज को बोने से पहले ना, सबसे पहली चीज क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाना। अब आप गेहूं के का फसल बोना चाह रहे हैं, गेहूं का बीज आप डाल रहे हो, और लेकिन गेहूं सही नहीं है, क्वालिटी नहीं है उसमें, खराब गेहूं, तो उससे पौधे कैसे बनेंगे। धान खराब है तो पौधे कैसे बनेंगे। तो पहले तो बीज सेलेक्ट करो कि सही बीज है कि नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जिसके जरिए आप पता भी लगा सकते हो कि बीज की क्वालिटी सही है या नहीं है। सो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होते हैं, और किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। पहली चीज यह है कि बीज के सिलेक्शन में एक पॉइंट याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि क्वालिटी बीज को कैसे हम थोड़ा सा आसानी से कैसे पहचान पाए कि ये गुणवत्ता युक्त बीज है या नहीं है। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भर दीजिए, और इसमें जो भी बीज, जैसे गेहूं है या चना है, जैसे इस पिक्चर में चना है, तो चना ही मान लो, चना की खेती करनी है ना, या गेहूं होता तो गेहूं होता, तो उसको आपने थोड़ा मुट्ठी भर डाल दिया इस पानी में, और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए आप, डाल दिया। अब देखो गौर से क्या हो रहा है, ज्यादातर चना नीचे बैठ गया, भारी था बैठ गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे खोखले जो चने हैं ना, ये तैर रहे हैं, ये दिख रहा है। ये जो खोखले चने हैं ना, ये बता रहा है कि ये खराब बीज है, ये बीज के लिए आइडियल नहीं है, ये खराब है। अगर आप पानी में एक सैंपल बीज डालते हो, एक मुट्ठी, और उसमें से ज्यादातर आपको ऊपर ही तैरता हुआ दिख रहा है और कुछ ही नीचे बैठा है, तो समझ लो उसमें ज्यादातर खराबी है, खोखला है, वो बीज ज्यादा बेहतर नहीं है। और ज्यादातर नीचे बैठ गया, एक आध ऊपर तैर रहा है, तो वो बीज ज्यादा बेहतर होगा। तो आप इस एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हो, कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो बीज, और कुछ पानी में भी बैठ जाते हैं। जो
बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी, ऑब्वियसली जो भारी होंगे ना वो नीचे बैठेंगे, और जो डैमेज बीज है ना वो खोखले हो जाते हैं, खोखले होते हैं, इसके कारण वो हल्के होते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। तो एक तरीका है ये बीज को पहचानने का, और यहाँ से प्रश्न भी पूछ सकते हैं, याद रखना है कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। एक सैंपल टेस्ट आप कर सकते हो। ऑल्दो जब आप बीज खरीदते हो या बीज की व्यवस्था आप करते हो तो एज ए फार्मर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके पास बेहतर बीज है या नहीं। नहीं, अगर बीज सिलेक्शन में ही गड़बड़ी हो गई तो फिर मेहनत बेकार। और बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे पिछली क्लास में हमने हल, कुदाल, कल्टीवेटर इन सब की बात की ना, मिट्टी तैयार करने के लिए जरूरी है। तो बीज बोने के लिए कुछ औजार होते हैं, ट्रेडिशनल औजार, परंपरागत कृषि औजार जिसको हम कहते हैं। तो वो थोड़ा देख लेते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। फनल शेप टूल इसको आप कह सकते हैं। थोड़ा चित्र में आपको दिखाता हूं। और बीजों को स्कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरता है, और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो समथिंग लाइक ये देख रहे हो, ये इसमें भी अब आप सैंपल डालो, बीज डालो, और 2-3 नुकीले सिरों से ये मिट्टी में कर दिया जाता है। हालांकि अगर नॉर्मल है तो आप ऐसे हाथ से मैनुअली बीज को छिड़क भी सकते हो, ठीक है ना, वो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कैसे, कौन सी फसल है, क्या है। एक तो ये हो गया, ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, बीज बोने का ही तरीका है। इसमें डालो, ये फिर इधर से इधर, इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है। सीड ड्रिल क्या है? आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, जो कि थोड़ा मॉडर्न है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कल्टीवेटर को खींचने के लिए भी ट्रैक्टर लगाते हैं ना, कम समय में ज्यादा खेत को ये जोत देता है कल्टीवेटर, वैसे सीड ड्रिल भी थोड़ा मॉडर्न है। इसका उपयोग होता है, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। थोड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। ये सुनिश्चित करना कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक गए हैं अंदर, है ना, ये जरूरी है। नहीं तो अगर ऊपर ऊपर रह गया तो वो बीज कोई जानवर खा लेगा, कोई चिड़िया खा लेगा, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो मिट्टी के अंदर चला जाए ताकि ढक जाए, ये जरूरी है। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। पक्षियों द्वारा बीजों को जो नुकसान होता है उसको रोका जा सकता है। नहीं तो पक्षी खा लेगा, आधा अधूरा कर दे, खोखला कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। 5 से 7 दिन में ही खराब कर देगा। तो मिट्टी के अंदर चला जाए तो जरूरी है, ये इंश्योर करना है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से वही बात जैसे कल्टीवेटर में होता है, मिट्टी कम समय में समतल कर सकते हो, श्रम की बचत होती है, समय की बचत होती है। तो ये मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है ना, इस्तेमाल किया जाता है, ये रहता है सीड ड्रिल, ठीक है। कल्टीवेटर जैसा ही दिख रहा है लेकिन अलग है ये, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप इस बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन है, बीजों की बात हो रही है, खेती की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। धान थोड़ा स्पेशल है। देखो, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को कहते हैं पहले पौधशाला में उगाया जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है। पौधे जब तैयार हो जाते, थोड़े बड़े हो जाते, लाइक दिस, तब इसे हाथों से खेत में मैनुअली रोप दिया जाता है और एक प्रॉपर डिस्टेंस कवर किया जाता है। देखो यहां, अब देखो ये आपने धान के बीज को एक पौधशाला है या कोई छोटा खेत है, उसमें आपने मैनुअली फेंक दिया, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, दूरी वूरी कुछ नहीं, क्योंकि आपको पौधा चाहिए बस, जिसको रोपना है आपको। तो ये देख रहे हो, ये एकदम कंडेंस्ड आपको डेंस पौधा आपको दिख रहा है। अब यहां से इसको हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, उखाड़ा जाएगा, और मैनुअली मजदूरों के जरिए जैसे भी हो। अब इन्हीं पौधों के कुछ गुच्छों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे, यहाँ मतलब एक गुच्छा आपने यहां डाला तो कुछ दूरी मेंटेन करो, यहां डालो, फिर यहां डालो, क्योंकि ऐसा करना जरूरी होता है। तो पहले धान के बीज को पौधों में बदला गया कैजुअली, और फिर वैज्ञानिक तरीके से उस खेत में से रोपा गया जहां से आपको धान चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकना जरूरी है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो बहुत, ये अवैज्ञानिक तरीका होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा।
पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच एक आवश्यक लेंथ डिस्टेंस जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है, पोषक तत्व और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अगर ये डेंस होंगे, एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट होंगे ऐसे लगातार, अधिक घने होंगे, तो फिर इनमें लड़ाई हो जाएगी एक तरीके से, पोषक तत्वों का ठीक से यूटिलाइज ये नहीं कर पाएंगे और फिर सेहत इनकी अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए पहले तो आपने पौधा बना लिया, लेकिन इसको रीअरेंज करना होता है, खेत में डालना होता है एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, तो रोपना होता है इसको। ठीक है, ये भी साइंस है। आपसे पूछा जाता है कि उचित दूरी को बनाए रखना क्यों जरूरी है बीज बोने के क्रम में, तो इसका जवाब है सूर्य प्रकाश, पोषक और जल की पर्याप्त मात्रा सभी प्लांट को ठीक ठीक मिले, आपस में लड़ाई ना हो, इसीलिए ये किया जाता है। ठीक है, और ये कर सकते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाले, अब देखो फसल रोप दिया, ठीक बात है, जैसे भी किया, धान हो या गेहूं जो भी हो किया हमने, अब उसकी वृद्धि हो रही है, उसका विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो मैंने एक खेत में, ये बच्चे के दिमाग में एक प्रश्न है या कुछ है इसके दिमाग में, देखो एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल वाले पौधों को देखा, चित्र 1 देखो कितना हरियाली दिख रहा है, एकदम स्वस्थ हेल्दी दिख रहा है, और उसके बगल वाले खेत में थोड़ा इतना इतना हेल्दी नहीं दिख रहा है। तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है दोनों में, ये ठीक है और ये इतना ठीक नहीं है। क्या हुआ होगा यहाँ पे, पोषण की प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, इसके दिमाग में ये सवाल है। देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। सिर्फ बोना ही जरूरी नहीं है, बोने के बाद भी तो फॉलो अप जरूरी होता है, और फॉलो अप जरूरी होने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लिया चैनल? नहीं किया, कर लो। कर लिया, थैंक यू। ये है यूट्यूब चैनल साइंस बाय सुमित सर, जिसपे आप क्लास देख रहे हो, टेलीग्राम चैनल भी यही है, इस दोनों को ज्वाइन कर लो। तो आपको अब ये ध्यान रखना होगा कि चलो पौधों को आपने खेत में सही जगह पे लगा दिया, उचित दूरी पे भी लगा दिया, अब उसकी वृद्धि विकास की प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, उसके लिए मिट्टी में पर्याप्त रूप से पोषक तत्व होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि पोषक तत्व को मिट्टी में बनाए रखने के लिए आपको बाहर से कुछ इंटेंट कंटेंट देना पड़ता है, जैसे खाद डालना होता है या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स डालना होता है। समय पर वो आप डाल दो तो सेहत बनी रहती है फसलों की, और नहीं डालोगे तो कई बार उस खाद के कमी से या पोषण की कमी से पौधे लाचार बेचार बेचारा हो जाते हैं। तो मे भी इसका रीजन यही हो सकता है कि इसको सही तरीके से देखभाल किया गया है, प्रॉपर तरीके से खाद डाला गया है, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर डाला गया और इसमें शायद ऐसा कुछ नहीं किया गया, या हो सकता है इसको सिंचाई नहीं मिला होगा, इस वजह से भी हो सकता है। तो किसी तरीके से पौधों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए, पानी, पोषक तत्व। तो इसीलिए कभी कभी समय समय पर खाद और उर्वरक मिलाना, दोनों में से कोई एक मिलाना जरूरी होता है, या आप दोनों मिला सकते हो। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। हालांकि दोनों में अंतर है, जो कि अपने आप में कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. ठीक है, और दोनों में अंतर है। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करते हैं, जिस मिट्टी में फसल को रोपा गया है उससे मिनरल मिलता है फसल को, जरूरी है, और यह पोषक पदार्थ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है लगातार, कभी खेत को वो खाली ऐसे छोड़ते नहीं। इससे पोषक तत्व जो मिट्टी में मिले हैं उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और उसकी खपत ज्यादा हो जाती है। लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और इस कमी को या इस क्षति को पूरा करने हेतु खेतों में खाद डालना जरूरी होता है। खाद देते हैं, इसे खाद डालना कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। और अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो सकते हैं। अगर खाद आप नहीं डालोगे टाइम टू टाइम तो पौधे कमजोर हो जाएंगे, उनके ग्रोथ पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इसीलिए खाद डालना जरूरी है। और खाद होता क्या है, खाद, उर्वरक अलग है और खाद अलग है। खाद एक कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंटेंट है, कार्बन वाला कंटेंट है, नेचुरल है। ये पेड़ पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है, जैसे अंडे के ये छिलके हैं, सड़े गले पेड़ पौधे हैं, जानवरों के अवशेष हैं, गोबर है, इनको मेन्योर में कन्वर्ट किया जाता है। ये कोई केमिकल चीज नहीं है, ऑर्गेनिक कंटेंट है।
किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में बदलने के लिए इसे क्या करते हैं, पहले गड्ढे में डाल देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये माइक्रोब्स इसको डिकम्पोज कर ले, अपघटित हो जाए, और कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा ये अपघटन होता है और ये अपघटित खाद्य पदार्थ जो इस रूप में मान लो बदल गया, ये खाद के रूप में, मेन्योर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आप छठी कक्षा में वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। केचुए के जरिए ऐसा तैयार किया जाता है। केचुआ इसीलिए किसानों का दोस्त होता है, अर्थवॉर्म जिसको हम कहते हैं। ये ऑलरेडी वर्मी कंपोस्टिंग हम लोग 6th क्लास में बात कर चुके हैं, और आगे हम जब और भी 6th क्लास की बात करेंगे तो और भी अच्छे से बात करेंगे। केचुए का यूज किया जाता है। तो खाद केमिकल नहीं है, ये मतलब नेचुरल चीज है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। जानवरों के अवशेष से, सड़े गले पदार्थों से, सब्जियों के छिलके से ये बनता है, गोबर से। इसको खेत में डाल दो, मिल जाएगा कि इससे इसका अपना एडवांटेज है। लेकिन इसी तरीके का एक कंपोनेंट होता है उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। ये केमिकल है। ये क्या है, रासायनिक सब्सटेंस है जो इंडस्ट्री में बनता है, मतलब फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है, आप घर पे नहीं बनाते हो। इसकी खासियत है कि इसमें कुछ खास तरह के एनपीके पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर में उस तरीके का नहीं होता है, इसलिए खाद से थोड़ा अलग है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। आपने यूरिया के बारे में सुना होगा, अमोनियम सल्फेट के बारे में, सुपर फॉस्फेट के बारे में, पोटास के बारे में। ये सब रासायनिक उर्वरक ही तो है। ये एनपीके से युक्त है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसको कहा जाता है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्के जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज्यादा उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ सकती है। ज्यादा अगर होगा, एक लेवल से ज्यादा यूज करोगे तो मिट्टी में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ये जल प्रदूषण का स्रोत भी बन सकता है, क्योंकि ये केमिकल कंपोनेंट है, पानी के साथ मिलकर नदी में जाएगा, नदी से समंदर में जाएगा, जलीय जीवों को नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो हद से ज्यादा उर्वरक तो यूज नहीं करना चाहिए। जरूरत हो तो करना चाहिए थोड़ा बहुत, वो भी साइंस के हिसाब से। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स के स्थान पर यूजुअली ऑर्गेनिक मेन्योर का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद ज्यादा बेहतर है। और साथ ही साथ दो फसलों के बीच अगर कुछ समय छोड़ देते मिट्टी को ऐसे ही, तो ये भी नेचुरल तरीका है मिट्टी की सेहत को बनाए रखने के लिए। बिना फसल उगाए अगर आपने मिट्टी को ऐसे छोड़ दिया थोड़ा रिप्लेनिश होने के लिए, तो वो भी ज्यादा सही माना जाएगा। नहीं तो फर्टिलाइजर्स तो है ही। तो खाद के उपयोग से खाद को ज्यादा बेहतर माना गया है, लेकिन खाद के अपने ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक तो मैंने आपको बताया कि उसमें वो एनपीके नहीं है जो फर्टिलाइजर्स में है। तो खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। ये एडवांटेज है मैन्योर का। इससे मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। ठीक बात है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का एक अन्य तरीका फसल चक्रण है, ठीक है ना, क्रॉप रोटेशन। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल कालांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। ठीक है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे फसल रोटेशन बना रहता है, मिट्टी की सेहत बनी रहती है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः रिप्लेनिशमेंट हो जाता है ना। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेचुरल तरीका है ये। और वैसे भी लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट दलहनी पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ों के नोड में ये पाए जाते हैं, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका अपना रोल होता है, इस राइजोबियम बैक्टीरिया का। तो ये अपने आप में मिट्टी के लिए भी अच्छा है, याद रखना है। और दूसरी, अब तक के डिस्कशन के आधार पर हमें इतना पता चल गया है कि उर्वरक और खाद में अंतर है। उर्वरक, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो फैक्ट्री में बनता है, अकार्बनिक लवण है जिसका उपयोग, जिसका निर्माण फैक्ट्री में होता है, यूरिया या जो भी है। लेकिन खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, अपशिष्ट या पौधों के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। आप अपने खेत में भी बना सकते हो, घर के आसपास भी बना सकते हो, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कहते हैं उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ऑर्गेनिक कंटेंट, ह्यूमस तो मिलता है। और ह्यूमस क्या है, यही पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष है, काला काला सा जो होता है, ऑर्गेनिक कंटेंट है ये भी। ठीक है ना।
इसके अलावा एक और बात है कि उर्वरक में पादप पोषक जो कंटेंट होते हैं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, ये प्रचुरता में होता है, लेकिन खाद में ये तुलनात्मक रूप से कम होता है, तो ये खाद का एक डिमेरिट होता है। तो इस आधार पर इन दोनों में जो अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। अब खाद के अपने लाभ, हालांकि ज्यादातर तो लाभ ही है ना ऑर्गेनिक कंटेंट के। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी और पोरस हो जाती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय मिट्टी में सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या मिट्टी में बढ़ जाती है। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन अच्छा हो जाता है, सॉइल प्रोफाइल इंप्रूव हो जाता है। ये सब मेन्योर का एडवांटेज है ओवर फर्टिलाइजर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब प्रश्न बन सकते हैं, और कैसे प्रश्न बनेंगे उस प्रश्न की तरफ ले जाने से पहले जानकारी है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने नहीं किया है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते, बस सब्सक्राइब बटन दबाना है। ठीक है जी, कर लोगे? चलो एक प्रश्न का जवाब दो। अभी तक जो हमने पढ़ा उसी आधार पर प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि जैव खाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ये पिछले सेशन में भी मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन, और मैंने बोला था कि किसी वजह से ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया, लेकिन प्रश्न का आंसर मैंने दे दिया था, और पिछले सेशन में इसका आंसर मैंने बता भी दिया था, और अभी भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो एनपीके की बात हो रही है ना, संतुलित मात्रा में पाया जाता है खाद में, ये उर्वरक की विशेषता है, बाकी चीजें सही है, बी गलत है। अब ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछली क्लास में। अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या है, ये अभी मैंने नहीं बताया, तो इस प्रश्न को छोड़ देता हूं मैं। अगली क्लास में, अगर आज पढ़ा दिया तो अभी करवाऊंगा, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो अगली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है ना? ये भी आगे उर्वरकों के संदर्भ में सही बात कौन सी, उर्वरकों की बात हुई तो जो पॉइंट हमने अभी किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, उपज बढ़ाते हैं, सही नहीं है ये बताना है। केमिकल फर्टिलाइजर ये अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषकों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। आमतौर पर ये कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, ये पर्यावरण हितैषी होते हैं, गलत है। इससे प्रदूषण फैल जाता है। उपज बढ़ा तो देते हैं, ज्यादा यूज करोगे तो जल प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, बहुत कुछ हो सकता है। कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ये सब सही है, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि पर्यावरण के लिए अच्छा है, ये कोई नहीं कह सकता। पर्यावरण के लिए ज्यादा अच्छा तो मैन्योर है। ये सब अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हाँ ये पढ़ लिया है, जो पढ़ा है वही मैं आपको प्रश्न भी पूछूंगा। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक उर्वरकों में उपलब्ध नहीं है? फर्टिलाइजर्स में कौन सा उपलब्ध नहीं है, वो तो आपको पता होगा, एनपीके, एनपीके, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आयरन लगा दो, पता है क्यों, ऑब्वियसली। ठीक है, तो अभी हमने कुछ पॉइंट को डिस्कवर किया है, कुछ पॉइंट को डिस्कस किया है, और अभी एक पार्ट और होगा, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो क्वेश्चंस भी है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं कहूँगा इतना ही है, और मैं आपसे अब मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो जितना कर सकते हो। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।